नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। फीफा 2026 गोल्डन किक में आपका स्वागत है। फीफा 2026 इस वक्त लीग स्टेज से गुजर रहा है, लेकिन हर मैच में रोमांच हाई लेवल नजर आ रहा है। हेलो इंडिया, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। फीफा 2026 गोल्डन किक में आज हम बात करने वाले हैं मैदान पर हर प्लेयर के बीच एक ऐसा मुकाबला नजर आएगा जैसे कोई भी टीम विरोधी टीम से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही घटा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, जहां एक दो नहीं बल्कि सोमवार रात और आज सुबह खेले गए सभी के सभी मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज फुटबॉल के मैदान पर क्या खास होने वाला है, आज भिड़ने वाली टीमों की क्या रणनीति रहेगी और किस टीम का पलड़ा भारी है, इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाईचुंग भूटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो बाईचुंग भूटिया से खास बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब सुपर थ्रिलर शो में तब्दील हो चुका है, जिसकी बानगी सोमवार रात और आज सुबह खेले गए मुकाबलों में देखने को मिली। क्योंकि मैदान पर हर एक टीम ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया कि विरोधी टीम के होश उड़ गए। दरअसल सोमवार रात और आज सुबह खेले गए सभी मुकाबलों में कोई भी टीम विजेता नहीं बनी, बल्कि सबके सब मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए। सबसे बड़ा उलटफेर काबो वर्डे ने कर दिखाया। काबो वर्डे ने स्पेन की सितारों से सजी टीम को न सिर्फ ड्रॉ खेलने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इस मैच में स्पेन की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। तो वहीं बेल्जियम और मिस्र के बीच में खेला गया मैच 1-1 के स्कोर पर ड्रॉ हुआ, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 के स्कोर पर ड्रॉ हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट से समझौता करना पड़ा। और तो और न्यूजीलैंड और ईरान के बीच खेले गए मुकाबले में यूं तो 4 गोल हुए, लेकिन ये मुकाबला भी 2-2 के स्कोर पर ड्रॉ पर खत्म हुआ। अपकमिंग मैच की बात करें तो ग्रुप आई में एम्बापे की कप्तानी में फ्रांस की टीम सेनेगल से भिड़ेगी, तो वहीं लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ग्रुप जे में अल्जीरिया से 2-2 हाथ करेगी। जबकि ग्रुप आई में इराक के सामने नॉर्वे की चुनौती होगी, तो वहीं ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के बीच अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे बड़ा उलटफेर की अगर बात करें तो स्पेन वर्सेस काबो वर्डे मैच में हुआ है। सर, वर्ल्ड नंबर 3 टीम को अंडरडॉग काबो वर्डे ने ड्रॉ पर रोक दिया है और इस मैच में स्पेन के अटैक से कहां चूक हुई है, जिसके कारण काबो वर्डे जैसे कमजोर टीम के साथ उसे ड्रॉ खेलना पड़ा। कल का मैच में इनफैक्ट स्पेन ये वर्ल्ड कप में सबसे फेवरेट टीम माना जाता है और केवे वर्डे फर्स्ट टाइम उनका वर्ल्ड कप में अपीयरेंस हो रहा है और जिस तरीके से उनका गोलकीपर वजीना का शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन स्पेन का गोल करने के लिए मुझे लगा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया। उनका जो एक्सपीरियंस मुझे लगा थोड़ा चूक गया, बिकॉज एक स्ट्राइकर जो आउट एंड आउट स्ट्राइकर जो करने वाला वो मिसिंग था स्पेन के लिए। पोजीशन वाइज आप देखेंगे तो काफी पोजीशन था, शॉट्स ऑन टारगेट भी काफी था, बट सबसे इम्पोर्टेंट गोल करना नहीं सका। तो आई थिंक फुटबॉल में गोल्स आर एवरीथिंग। आपको जितना पोजीशन रखो कोई मतलब नहीं होता है अगर गोल नहीं कर पाया। सर, क्या काबो वर्डे ने स्पेन को रोककर ये दिखा दिया कि वो इस टूर्नामेंट में किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती है? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली अगर आप केवे वर्डे का टीम देखेंगे तो अफ्रीकन नेशन से आया हुआ, कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई होके आया है, तो कोई भी टीम अफ्रीकन नेशन से क्वालिफाई होके आता है तो एक मजबूरी टीम ही रहता है। इनका क्वालिफिकेशन भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। ये सैनिक कैमरून जैसे एक स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन टीम को हरा के इन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए और अफ्रीकन नेशंस कप में भी क्वार्टर फाइनल तक गया। तो इसका मतलब है केवे वर्डे एक छोटा देश है, 6 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन फुटबॉलिंग वाइज में काफी स्ट्रॉन्ग है। इनका प्लेयर्स ज्यादा करके सभी यूरोपियन क्लब्स में ही खेलता है। जी सर, बेल्जियम वर्सेस मिस्र की अगर बात करें तो ये मैच भी ड्रॉ रहा है। 90वें मिनट में बढ़त बनाने के बावजूद मिस्र इस मैच के नतीजे को पूरी तरह से अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सका? सर, क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह?
सेम अभी मैं जो बोल रहा था कैफे बर्डे अफ्रीकन नेशन का, अगेन बेल्जियम एक टीम खेला इजिप्ट के साथ। इजिप्ट एक अफ्रीकन नेशन से ही क्वालिफाई होके आया है और इससे पता चलता है कि कोई अफ्रीकन नेशन ये वर्ल्ड कप में कमी और कमजोर नहीं दिखाई देने को मिलेगा। एक बेल्जियम स्ट्रॉन्ग टीम है, फेवरेट्स रहा है मैच जीतने के, लेकिन इजिप्ट का जो टीम जो खेला आई थिंक कंप्लीटली एक अच्छे टीम बेल्जियम जैसे टीम को डोमिनेट किया हर एक पोजीशन वाइज। इनफैक्ट गोल भी लिया उन्होंने थ्रू इमाम अशौर के थ्रू एक गोल लीड लिया, बट अल्टीमेटली सेकंड हाफ में लुकाकू का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ओन गोल होके बेल्जियम ने एक पॉइंट मिला। बट ओवरऑल आई थिंक इजिप्ट ने ये मैच काफी डोमिनेट किया एक अच्छे टीम बेल्जियम के अगेंस्ट। बिल्कुल सर, जो अगला सवाल है वो सऊदी अरब और उरुग्वे मैच को लेकर है। देखिए 1-1 के स्कोर पर वो ड्रॉ हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अल अमरी के 41वें मिनट किए गोल के बाद क्या आखिरी 10 मिनटों में डिफेंसिव लापरवाही सऊदी अरब को भारी पड़ गई? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली जब भी एक गोल लीड लेता है तो उसको डिफेंड करना मुश्किल ही रहता है, स्पेशली उरुग्वे के अगेंस्ट सऊदी को थोड़ा बहुत चैलेंजेस तो हुआ ही एट वाज द एंड, क्योंकि एक यूरोपे एक बहुत ही अच्छा अटैकिंग टीम है। इनका जो कोच है वन ऑफ द वर्ल्ड का फेवरेट और मोस्ट सीक्ड आउट कोच माना जाता है। ये मैच भी अगर आप देखेंगे तो सऊदी इतना फेवरेट्स नहीं था यूरोपे के अगेंस्ट, बट अभी सभी एशियन कंट्री जो इंडिया भी एक एशिया में आ जाता है और क्वालिफाइंग हमको भी एशिया से खेलना पड़ता है, तो एशियन कंट्रीज ने वर्ल्ड कप में साबित किया है कि एशियन कंट्रीज भी कमी नहीं है। जिस तरीके से कतार ने खेला, जापान, साउथ कोरिया और आज सऊदी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, एशियन कंट्रीज फुटबॉल के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। जी सर, उरुग्वे जैसी मजबूत टीम का 80वें मिनट पर बैकफुट पर रहना क्या उसकी खराब फॉर्म को दिखाता है? क्या लगता है सर, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक यूरुग्वे को ये मैच में थोड़ा अर्ली लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कोई भी मैचेस खेलेंगे आप फेवरेट से वो जीतना हो ये मैच को, तो अर्ली लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओपोनेंट जो वीकर साइड है वो अगर अर्ली लीड लेंगे तो बहुत डिफेंसिवली कम्पैक्ट करेंगे और बहुत मुश्किल करा सकता है ये कोई भी गोल करने के लिए। तो आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट और चैलेंज रहा कि यूरुग्वे सऊदी के साथ 1 गोल डाउन किया और उसके बाद आई थिंक सऊदी ने डिफेंसिवली बहुत वेल ऑर्गेनाइज करके बहुत मुश्किल कराया, बट अल्टीमेटली फाइनली आई थिंक टुवर्ड्स द एंड यूरुग्वे को एक गोल मिला। एट द एंड दोनों टीम के लिए आई थिंक 1 पॉइंट काफी अच्छा स्कोर लाइन है। बिल्कुल सर, देखिए ग्रुप जी की अगर हम बात करें तो ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में कुल 4 गोल हुए और फिर ये मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि एलिजा जस्ट के 2 शानदार गोल के बावजूद न्यूजीलैंड अपनी बढ़त को दोनों बार बरकरार रखने में आखिर क्यों नाकाम रही? क्या लगता है? आई थिंक ये ईरान और न्यूजीलैंड का मैच, स्पेशली ईरान के चलते आई थिंक ये मैच अक्रॉस द वर्ल्ड आई थिंक काफी हाईलाइट पे था। एवरी फुटबॉलिंग कंट्री आई थिंक सभी वर्ल्ड ये मैच स्पेशली ईरान यूएसए में खेल रहा है, लेकिन ये मैच के लिए ऑफ द फील्ड का जो न्यूज़ था, इनका जो कंट्रोवर्सीज था, ईरान को यूएसए में खेलने के लिए इनिशियली नहीं दे रहा था, तो ये मैच कंप्लीटली मैच ऑन द ग्राउंड से भी ज़्यादा ऑफ द ग्राउंड न्यूज़ था। बट अल्टीमेटली ये मैच जब न्यूजीलैंड और ईरान का था तो सभी को मालूम था ईरान फेवरेट्स रहेंगे बिकॉज उनके जो क्वालिटीज़ था, बट सरप्राइजिंगली दोनों टाइम न्यूजीलैंड थ्रू जस्ट एक यंग स्ट्राइकर उन्होंने फर्स्ट गोल किया, अगेन ईरान उसको कम बैक किया। दूसरे बार फिर न्यूजीलैंड सरप्राइजिंगली एक फुटबॉलिंग नेशन नहीं माना जाता है न्यूजीलैंड, एक हम सभी लोग को मालूम है क्रिकेट और रग्बी में बहुत फेमस है न्यूजीलैंड। तो फुटबॉल का अभी जो जिस तरीके से खेल रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और जो रिजल्ट ईरान के साथ मिला है, आई थिंक न्यूजीलैंड फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ा है। बट 2-1 लीड लेने के बावजूद भी आई थिंक उनको लीड नहीं रख सका। बट क्रेडिट टू ईरान, दोनों बार 1-0 डाउन होके 2-1 डाउन होके अल्टीमेटली 2-2 रिजल्ट्स मिलने के लिए आई थिंक इट्स अ गुड रिजल्ट फॉर ईरान। सर 2 बार पिछड़ने के बाद ईरान का पलटवार उनकी ताकत को दिखाता है। आपको ईरान से अगले कुछ मैच में क्या बड़े उलटफेर की उम्मीद है? लगता है कि कुछ यहाँ पर ऐसा हो जाएगा? देखिए आई थिंक सभी चाहता है ईरान स्पेशली यूएसए में जब तक खेलेंगे तो ईरान को रहने से आई थिंक काफ़ी न्यूज़ ऑफ द ग्राउंड में रहता है। मुझे लगता है सेकेंड राउंड का जो है, इनका जो सेकेंड राउंड का मैचेस है अभी भी कम्प्लीटली ओपन है। और ईरान का जो कल मैच खेला न्यूजीलैंड के साथ, उनका मैच इतना खराब नहीं था। आई थिंक रिजल्ट यस 1 पॉइंट मिला, ड्रॉ हुआ, बट ओवरऑल
अगर ईरान का मैच देखेंगे तो क्वालिटी है उनके प्लेयर्स, अगेन एशिया का तो है ही है, बट काफी प्लेयर्स लोग 2-3 प्लेयर्स बड़े यूरोपियन क्लब्स में खेलते हैं, जो एक्सपीरियंस वो प्लेयर्स लाता है, वो कल का मैच में देखने को मिला। तो मुझे लगता है आगे जाने वाला मैच में ईरान को डेफिनेटली ये ग्रुप स्टेजेस में तो से मुझे लगता है कि राउंड ऑफ नॉकआउट स्टेजेस में जाना तो चाहिए, बिकॉज जो क्वालिटी है ईरान के पास, तो मुझे उम्मीद है ईरान चला जाएंगे नॉकआउट स्टेजेस में। बिल्कुल सर, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत में भी फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी नजर में फीफा 2026 के मायने क्या हैं, वो जरा दिखाते हैं आपको। बहुत दिन बाद हो रहा है तो बहुत ये आ रहा है, खुशी हो रहा है कि हम मैच देखें और जो मेरा फेवरेट प्लेयर है उसको भी देखें, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। कौन सा देश को चीयर्स करने वाली हो, कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? सर हमको अर्जेंटीना देश अच्छा लगता है और मैं नेमार जूनियर को चीयर अप करूँगी। सर बहुत अच्छा लगता है देखने में, और हम भी सोचते हैं कि हम भी वहाँ तक पहुँचे। इतना उत्साहित है, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है, सभी प्लेयरों को देखने के लिए उत्साहित। क्या सीखने को मिलता है उससे? खेल सर, खेल सीखने को मिलता है, कैसे खेला जाता है, कैसे पासिंग किया जाता है और डिसिप्लिन, सभी तरह के स्कोरर। उत्साहित है और कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? इस बार भी अर्जेंटीना विनर हो। और कौन सा प्लेयर को देखती है? रोनाल्डो। रोनाल्डो में ऐसा क्या है? रोनाल्डो मेसी लोगों का फेवरेट होता है, फुटबॉल का एक तरह से कहा जाए तो भगवान भी कहा जाता है प्लेयर्स को, जो मेसी हो रोनाल्डो लोग फेवरेट मारते हैं। क्या अच्छा लगता है उसमें? वो लोग का स्किल, जो वो लोग का बॉल मारने का तरीका है, वो लोग जब बॉल के जाते हैं तब स्कोर करके ही आते हैं। और चलिए अब बात करते हैं अपकमिंग मैच की। तो ग्रुप आई में फ्रांस और सेनेगल की टक्कर होगी और देखिए किस तरीके से एम्बापे और ग्रीजमैन जैसे दिग्गजों से सजी फ्रांस की टीम क्या इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार है। सर, इसको लेकर आपको क्या लगता है? फ्रांस का टीम का बात करें तो सबसे बड़े प्लेयर्स ये फ्रांस टीम में हर एक पोजीशन में आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है इनके पास। इनका जो फ्रंट लाइन तीन स्ट्राइकिंग फोर्स में है, एम्बापे, डेम्बेले एंड ओलिसे, आई थिंक अभी तक माना जाता है कि तीनों वर्ल्ड का सबसे लीथल स्ट्राइक फोर्स है। और उसमें से डेम्बेले जो पीएसजी के लिए खेलते हैं वो बलोन d'Or वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर रहा लास्ट ईयर, और एम्बापे आई थिंक अभी तक हाईएस्ट गोल स्कोरर लास्ट वर्ल्ड कप में रहा, और ओलिसे माना जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपरस्टार्स में ये माना जाता है। तो फ्रांस को इस वर्ल्ड कप में रुकना बहुत मुश्किल है। अगर फ्रांस को हराना है तो फ्रांस का खुद का टीम ही हरा सकता है, दूसरे ओपोनेंट्स रोकना डिफिकल्ट है। इनका यही एक चैलेंज है कि एक यूनिटी टीम का जो ईगोज होता है प्लेयर के पास, ये थोड़ा सा लेके काफी चर्चा है न्यूज में। अगर ये यूनिटी और इनका जो ईगोज एक प्लेयर के ऊपर, एक सुपरस्टार के दूसरे के ऊपर अगर ईगोस मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि फ्रांस डेफिनेटली फेवरेट है जीतने के लिए। बिल्कुल सर, बात अब एक्स फैक्टर की भी कर लेते हैं। देखिए फ्रांस के ब्रैडली बारकोला और सिलेगन के इलेमन एनडीआईए में कौन आपको लगता है एक्स फैक्टर बनने वाला है? डेफिनेटली ऑब्वियसली फ्रांस का, बिकॉज जो फ्रांस का स्ट्राइक फोर्स है और ओलिसे का जो इस साल अगर उनका परफॉर्मेंस देखे बायर्न म्यूनिख के लिए तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग था। बायर्न लीग, जर्मन लीग उनका टीम बायर्न म्यूनिख जीता और उनका कंट्रीब्यूशन लीग जीतने के लिए बहुत ही बड़ा रोल था। स्पेशली वैसे ही डेम्बेले के आप देखेंगे तो डेम्बेले वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर रहा है, पीएसजी अभी तुरंत चैंपियंस लीग जीता हुआ है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फ्रांस के है, बट सेनेगल भी अगर आप देखेंगे एज अ टीम बहुत स्ट्रांग है। इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर इतना वो लोग नहीं रखता है, वो टीम वर्क के ऊपर काफी डिपेंड करता है। और सेनेगल भी अभी ये वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीकन नेशन चैंपियन के जरिए आ रहा है। ऑब्वियसली फाइनल्स उनको जो कंट्रोवर्सी होकर फाइनल्स जीता तो था, लेकिन डिसिप्लिन के चलते उनका ट्रॉफी लिया गया है, मोरक्को के विनर्स घोषित किया। बट ओवरऑल अगर सेनेगल का मैच देखेंगे तो क्वालिफायर्स में भी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अनबीटन रहा और
जो क्वालिटी प्लेयर्स के पास है। आई थिंक ये टफ मैच रहेगा, बट फ्रांस के साथ थोड़ा सा सेनेगल को डिफिकल्ट तो हो सकता है। जी ओके सर ग्रुप जे की भी बात कर लेते हैं। तो ग्रुप जे में अर्जेंटीना और अल्जीरिया की टीम आमने सामने होगी, और ऐसे में क्या लियोनेल मेसी के सामने अल्जीरिया के कप्तान रियाद कोई उलटफेर कर पाएंगे? मुझे लगता है आई थिंक अल्जीरिया के लिए काफी मुश्किल ही होगा, बिकॉज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के साथ खेल रहा है, और ये प्रिपरेशन भी जो अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में आया है, क्वालिफाइंग राउंड्स में अनबीटन रहा, लास्ट 7 मैच फ्रेंडली मैचेस में भी अनबीटन रहा। तो जो फॉर्म लेके आ रहा है, काफी फॉर्म लेके आ रहा है। मेसी ऑब्वियसली उनका जो मेन फिगर है, अर्जेंटीना सब मेसी के लिए उनका प्लेयर्स खेलते हैं, बट मेसी के साथ जो प्लेयर्स है अब इस वर्ल्ड कप में काफी स्ट्रांग है, अच्छे प्लेयर्स है, काफी यंग प्लेयर्स आया हुआ है लास्ट वर्ल्ड कप जीत के बाद, स्पेशली अल्वारेज अभी एक अच्छे फॉर्म में, मार्टिनेज उनके साथ जो स्ट्राइक फोर्स मेसी के साथ करता है, उनका रिकॉर्ड इंटर मिलान के लिए और अर्जेंटीना के लिए काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है अल्जीरिया के लिए ये मैच आई थिंक फर्स्ट मैच है वर्ल्ड कप में, और अर्जेंटीना को मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज एक फर्स्ट मैच जब भी खेलते हैं तो हर एक टीम अच्छा खेल के एक पॉइंट लेके या 3 पॉइंट लेके जाना है, बट अल्जीरिया को ये मैच अर्जेंटीना के साथ बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। सब प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना के मैक एलिस्टर और अल्जीरिया के अमीन गुइरी में से कौन पासा पलट सकता है, अगर इंडिविजुअली प्लेयर की बात करें तो? डेफिनेटली एलिस्टर, बिकॉज उनके पास क्वालिटी वाइज तो डेफिनेटली है ये, बट उनके पास जो टीममेट्स है सराउंड, जो उनके साथ खेलने वाला है, स्पेशली जब मेसी आपका टीम में है, तो मुझे लगता है कि कोई भी दूसरे प्लेयर नजदीक नहीं आ सकता, बिकॉज मेसी और उनके टीममेट्स काफी चांसेस क्रिएट करेंगे और उनको काफी चांस मिलेगा गोल करने का। सर ग्रुप आई की भी अगर बात करें तो सर ग्रुप आई का दूसरा मुकाबला इराक वर्सेस नॉर्वे के बीच होगा। तो सर इस मैच में क्या इराक का डिफेंस नॉर्वे के गोल मशीन एर्लिंग हालैंड को रोक पाएगा? लगता है सर ये पॉसिबल है? बहुत डिफिकल्ट है इराक के लिए, बिकॉज अगर कोई भी मैच अगर देखने को जाएंगे, स्पेशली नॉर्वे जो टीम है उनके पास जो प्लेयर्स है, आप जो क्या एर्लिंग हालैंड, उनका अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 55 गोल्स देश कंट्री के लिए इन 50 मैचेस। आई थिंक ये रिकॉर्ड मुझे लगता है बहुत कम प्लेयर्स के पास है। जो स्कोरिंग क्वालिटी है इस सीजन मैनचेस्टर सिटी के लिए भी, जिन्होंने प्रीमियर लीग में हाईएस्ट गोल स्कोरर है, तो एर्लिंग हालैंड को रुकना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा इराकी डिफेंस को, बिकॉज इराक का जो प्रिपरेशन वाइज भी इनका जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स के चलते इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, फ्रेंडलीज भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो नॉर्वे एक डार्क हॉर्सेस है टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के लिए, तो एर्लिंग हालैंड के साथ इराकी डिफेंस को रुकना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा, और ये मैच नॉर्वे मुझे लगता है कि 2-3 गोल से जीतना चाहिए। सर देखिए, मैच में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ये तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली प्लेयर्स के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। इराक के अली जासिम और नॉर्वे के ऑस्कर बॉब में से किसकी ड्रिबलिंग भारी पड़ सकती है? मुझे अगर चूज करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ऑस्कर बॉब की नॉर्वे प्लेयर्स। अगेन इंडिविजुअली वाइज क्वालिटी तो है ही है, बट हर एक प्लेयर को ये भी देखना है कि उनके साथ जो टीम है, टीममेट्स है, कौन खेल रहा है, एक टीम कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इसलिए नॉर्वे का प्लेयर को ऑब्वियसली बहुत ही एडवांटेज रहेगी। ओके सर ग्रुप डी की अगर बात करते हैं तो ऐसे में ऑस्ट्रिया के सामने जॉर्डन की चुनौती है, चैलेंज है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रिया के अनुभव के आगे जॉर्डन के स्टार मूसा अल तामारी टिक पाएंगे? सर ये पॉसिबल हो पाएगा सर? उनके लिए इजी होगा इतना? देखिए, 2 डिफरेंट स्टाइल फुटबॉल है। एक जॉर्डन एशिया से क्वालिफाई होके गया है और ऑस्ट्रिया यूरोप से आके खेल रहा है। जॉर्डन का अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स सेकंड खत्म हुआ, बट उनका जो प्रिपरेशन था जॉर्डन का, अराउंड 7-8 मैचेस फ्रेंडली मैचेस ये वर्ल्ड कप के आगे खेला और कोई भी मैच जीत नहीं सका। और इनके पास जो एक्सपीरियंस वाइज भी जॉर्डन के पास बहुत कम एक्सपीरियंस है प्लेयर्स वाइज। बट अगर ऑस्ट्रिया का देखें तो ऑब्वियसली एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में जो फुटबॉल बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, जो चाहे जो भी कंट्रीज में खेले। और ऑस्ट्रिया के पास जो प्लेयर्स है जैसे अलाबा, उनका जो प्लेयर है रियल मैड्रिड में खेलते हैं, और काफ़ी 2-3 प्लेयर्स बड़ा यूरोपियन क्लब्स में खेलता है। तो मुझे लगता है जॉर्डन के लिए ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है, पहली बार क्वालिफाई हुआ। लेकिन एशिया का जो कंट्रीज अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा दे पाया है, लेकिन मुझे लगता है जॉर्डन वो मैचेस जैसे सऊदी ने खेला, जैसे कतार ने खेला एशियन कंट्रीज से,
वो मुझे लगता है कि जॉर्डन शायद वो नहीं दे सकेंगे जैसे दूसरे एशियन कंट्रीज ने परफॉर्म किया। अच्छा सर, ऑस्ट्रिया के कॉनरॉड और जॉर्डन के अली ओलवान में से कौन गेम चेंजर साबित हो सकता है? आई थिंक ऑस्ट्रिया का प्लेयर डेफिनेटली गेम चेंजर होगा बिकॉज टीम वाइज अगर देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है ऑस्ट्रिया जॉर्डन कंपेयर टू जॉर्डन का बहुत इनएक्सपीरियंस साइड है। अगर ये वर्ल्ड कप में एक कोई टीम एक इतना इनएक्सपीरियंस रहा तो आई थिंक ये जॉर्डन रहेगा बिकॉज इनका फर्स्ट वर्ल्ड कप भी है, प्लस विद सिचुएशन जो अभी मिडल ईस्ट में उसके चलते भी काफ़ी हैम्पर हुआ इनका प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया का प्लेयर के बहुत एडवांटेज है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से हमारी नज़र फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर बनी हुई है। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हर एक गोल और हर गेम चेंजिंग मोमेंट से अपडेटेड रहने के लिए लगातार जुड़े रहिए भारत 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत।